लास्ट टाइम आपको मैं ETS समझा रहा था, मैंने बेसिक चीज़ें आपको बता दी थी कॉम्प्लेक्स कि बेसिक ETS में क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ चल देखिए सुन लीजिए। ETS कहाँ ऑपरेट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर चलता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। होता क्या है इसमें, जो NADH2 है, क्या चीज़ है? NADH2 और FADH2, ठीक है। ये कहाँ बना था? ग्लाइकोलाइसिस में बना था और F साइकिल में। इसी से क्या बनाना है? ATP बनाना है। ATP का फॉर्मेशन कहाँ होगा? जानते हैं सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की में आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन पर ETS चलता है, तब जाकर के इनसे ATP बनेगी। इससे कितना ATP बनता है? 1 NADH से 3 ATP बनेगा और इससे 2 ATP बनेंगे, ठीक है। टोटल काउंटिंग मैंने बता दिया था कितना, 130 से कितना ATP नेट गेन होता है? 30 से 38। तो 38 नेट गेन है। मोर करेक्ट आंसर कौन सा है? 36 होता है। अगर 38 36 दोनों ऑप्शन में दिया तो 36 सही होता है, ठीक है। नहीं सर 38 मार थे सही। अगर दोनों ऑप्शन में दिया तो 36 सही, अदरवाइज 38 को भी सही दिया जाता है। अगर ऑप्शन में 36 नहीं होता है तो एक्चुअली 36 ही होता है, ठीक है। तो हम समझ रहे हैं ETS के द्वारा कि NADH2 से 3 ATP कैसे बनेगा एक NADH2 से। तो मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन का डायग्राम रूप में दिया हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो दो मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर, उस पर कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम करता है। ये कौन सी मेम्ब्रेन है? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। ये दो नहीं है, एक ही है, ठीक है। ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। दोनों के बीच में इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, इधर क्या हो गया? मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। मैट्रिक्स हो गया और ये स्पेस हो गया। ये इनर मेम्ब्रेन और ये आउटर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में होता क्या है? इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा? NADH2 से आएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन बंद है, कैसे पता लगेगा? जब ये टूटेगा तो क्या बनाएगा? NAD++OH++ 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो बनेगा ना। इसमें एनर्जी स्टोर है। किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर है? इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में एनर्जी। ये इलेक्ट्रॉन पूरी करेगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इससे निकलेंगे, कहाँ जाएंगे? घूमते हुए जाएंगे लास्ट में, ठीक है, ऑक्सीजन के पास। कहाँ जाएंगे? ऑक्सीजन के पास जाएंगे, वाटर बना देंगे, ठीक। तो तब जाकर के वहाँ लास्ट में ATP बनेगा। ये जब ऑक्सीडाइज NADH2 का इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। इससे दो, अब एक चीज और मैंने लास्ट में थोड़ा समझा दिया था, ठीक है। मैंने बोला था इनर मेम्ब्रेन पर इलेक्ट्रॉन कैरियर लगे होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेंगे, अगले को ट्रांसफर करेंगे, फिर वो अगले को ट्रांसफर करेगा, फिर वो अगले को करेगा। जितने इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं वो ग्रुप में बंटे होते हैं, उनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स। टोटल 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसमें से 4 कॉम्प्लेक्स में तो इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। 5वां कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 5 बोलते हैं, वो ATP सिंथेस एंजाइम होता है, ठीक है। तो 4 कॉम्प्लेक्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। कॉम्प्लेक्स 1 में आया था कॉम्प्लेक्स 1, जिससे तुम लोग बैठे मैं इनको इलेक्ट्रॉन दे दूँ तो ये पीछे वाले को देंगे, उसको देंगे, उसको देंगे, ऐसे आगे इलेक्ट्रॉन बढ़ता रहता है। लेकिन ये सब क्या बोले जाएंगे? कैरियर। जितने लोग बैठे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे वो क्या है? कैरियर। ये सारे कैरियर कहाँ लगे हुए हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर है। लेकिन ये सिंगल सिंगल नहीं है, ये ग्रुप में है। ग्रुप में कैसे? जैसे 1 2 3 ग्रुप यहाँ बैठा हुआ है, ऐसे ग्रुप में डिवाइड है, ठीक है। अब 5 ग्रुप टोटल है। कितने ग्रुप हैं? 5 ग्रुप। तो उन्हीं ग्रुप को हम लोग क्या बोल देते हैं? कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स 1 में क्या है? कॉम्प्लेक्स 1 में होता है FES डायग्राम बुक में देखते रहिएगा, FMN लिखा हुआ है, ठीक है। और क्या लिखा है? NADH रिडक्टेस, सही है ना? FESP, ठीक है। FES। FMN का फुल फॉर्म फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड होता है। FES का फुल फॉर्म आयरन सल्फर प्रोटीन है, तो मतलब आयरन, S का मतलब सल्फर, ये क्या है? प्रोटीन। डायग्राम में देखिए, NADH2 सबसे पहले अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ देगा? FMN को देगा, ठीक है। इसको देगा इलेक्ट्रॉन,
समझ में आ रहा है। और हाइड्रोजन को भी, ये हाइड्रोजन यहाँ जो है ना जो रिलीज किया, ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, स्पेस में 2H प्लस यहाँ से यहाँ भाग आएगा, ठीक। इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, इसी मेम्ब्रेन पर दौड़ रहा है, लास्ट में आगे पहुंच जाएगा, ठीक। तो NADH2 रिडक्टेज एंजाइम को देखिए, आपके पास कॉम्प्लेक्स जितने भी हैं उसमें से कुछ कॉम्प्लेक्स में एंजाइम भी इंक्लूडेड हैं। पहला कॉम्प्लेक्स जो है उसमें इसको ऑक्सीडाइज करने वाले एंजाइम का नाम क्या रहेगा, NADH रिडक्टेज एंजाइम रहेगा ना, ठीक है। जो क्या करेगा, इसको NADH2 को ऑक्सीडाइज करेगा, समझ रहे हैं ना, इसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, ठीक। एंजाइम का नाम देख लीजिएगा, ये लिखा हुआ था ना, डिहाइड्रोजनेज, सॉरी डिहाइड्रोजनेज, इसलिए मैंने पूछा डिहाइड्रोजनेज, तो क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा NAD++, ठीक है। एक चीज और जान लीजिए, क्वेश्चन आता है ATS क्यों चलता है, क्या मकसद है ATS चलाने का, एम क्या है, तो एम क्या है, तो बताया कि ATS क्यों चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ATS क्यों ऑपरेट हो रहा है, क्योंकि क्रेब्स साइकिल में और ग्लाइकोलाइसिस में ये बन चुका है, इससे ATP बनानी है, ATP तब बनेगी जब ATS चलेगा, ठीक है, क्योंकि ATS के द्वारा ही ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, ठीक। तो पहला मकसद क्या हुआ यहाँ पर, ATP फॉर्मेशन, ATP बनती है ATS के थ्रू। दूसरा है, अगर ATS नहीं चलेगा तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल में ये सब बनेगा ना, ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो NAD+ नहीं बनेगा, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में NADH2 बनता है, क्रेब्स साइकिल में NADH2 बनता है। कैसे बनता है, इसको बनाने के लिए NAD++ क्या चाहिए, 2H चाहिए ना, तब जाकर के क्या बनेगा, NADH2 बनता है, इसका मतलब NAD+ चाहिए तभी तो बनेगा NADH2, तो ATS चलेगा तभी तो ये फ्री होगा ना, NAD+ कहाँ से आएगा, मान लीजिए ठीक है ग्लाइकोलाइसिस चल रही है, क्रेब्स साइकिल चल रही है, NAD+ यूज हुआ, बना दिया उसने NADH2, अब NADH2 बन गया तो NADH2 को ब्रेक भी तो करना चाहिए ताकि रिसाइकलिंग इसकी कैसे होगी, नया कहाँ से आएगा सर, इसी टूटने से आएगा, ये कहाँ से आएगा, ये दोनों मिलकर ये बना देगा ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल में, ये ATS में जब टूटेगा तब तो वापस ही आएगा, ये तो वापस आएगा, फिर से जाएगा कहाँ, ग्लाइकोलाइसिस में जाएगा, तो रिसाइकलिंग NAD+ की रिसाइकलिंग करने के लिए भी ATS चलता है, समझ रहे हैं ना, रिसाइकलिंग ऑफ NAD+, दोबारा NAD+ को ऑपरेट करने के लिए ATS चलाना पड़ेगा, ठीक। पहला कॉम्प्लेक्स समझ में आया, दूसरा कॉम्प्लेक्स बताइए कौन सा है, कॉम्प्लेक्स 2 में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स 2 में आप बोलेंगे सीधे सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है, एक एंजाइम है, ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स 2 में होता है, ठीक है। देखिए डायग्राम अभी फिर से बता दूं, बुक में बड़ा कॉम्प्लेक्स डायग्राम दिया है, मैं बड़ा आसानी से समझा रहा हूँ, यहाँ आपको कहीं दिखाई नहीं देगा, कैसे पता लगेगा कौन सा कॉम्प्लेक्स 2 है, वही बुक में कहीं लिखा गया होगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, जहां पर FADH2 से क्या बन रहा होगा, FAD+ बन रहा होगा, ठीक है, वहीं पर लिखा गया होगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, समझ में आया, क्योंकि NADH2 ऑक्सीडाइज होता है तो FADH2 भी तो ऑक्सीडाइज होगा इसके द्वारा, FADH2 की जब बारी आएगी तो कॉम्प्लेक्स 2 तब काम करता है जब FADH2 ऑक्सीडाइज होता है, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं इस चीज को, NADH2 से ऑक्सीडेशन हो रहा है, NAD+ बन रहा है, इससे जब एनर्जी बनती है तो कॉम्प्लेक्स 2 काम नहीं करता है, कॉम्प्लेक्स 2 वर्क तब करेगा जब FADH2 की बारी आएगी, तब ये 2 ATP बनाएगा ना, तो कॉम्प्लेक्स 2 से बनता है, तो इसी के लिए है ये स्पेशली, इसीलिए सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स 2, ठीक है। ये वाला एंजाइम ATS में और क्रेब्स साइकिल दोनों में काम करता है, ये कॉमन एंजाइम मैंने बताया था, ये एंजाइम कॉमन है, ATS में भी देख रहे हैं आप इसको, और इसको आप क्रेब्स साइकिल में भी पढ़ेंगे, दोनों जगह है, ठीक है। तीसरा कॉम्प्लेक्स कौन सा था, साइटोक्रोम B6, यही है ना, और साइटोक्रोम C1 B6 मोबाइल, C
मोबाइल, ठीक है। साइटोक्रोम बी क्यों? डी है और C1 है, 6 नहीं होगा, 6 नहीं होगा ना, वो 6 उसमें है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 4 थोड़ा सा बड़ा है, सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स 4 में सारी चीजें मिलेंगी। क्या मिलेगा? साइटोक्रोम A3, ठीक है। 2 कॉपर आयंस मिलेंगे आपको, और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। एक्चुअली इसमें आप इतना ऐसे रटना लगेगा, इतनी चीजें हैं, ठीक है, इसलिए मैंने अलग से नोट कर लिया। कॉम्प्लेक्स 5 में क्या है, एक यहीं पर देखिएगा, कॉम्प्लेक्स 5 इस तरीके से एंजाइम बना हुआ है। ऐसा आपको एंजाइम दिख रहा है, ये एंजाइम आपने एटीपी सिंथेज एंजाइम पढ़ा था किसमें, जब फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ा था ना, लाइट रिएक्शन जब चलती है फोटोसिंथेसिस में, उसमें भी तो एटीपी बनता है, वहाँ क्लोरोप्लास्ट में चलती है ना लाइट रिएक्शन, उसमें ये एंजाइम आप देखेंगे, ठीक है। ये साइटोक्रोम, ये कौन सा एंजाइम है? एटीपी सिंथेज एंजाइम। इसके दो पार्ट, F0 F1 पार्ट, ठीक है। ये F0 हो गया और ये F1 होता ना। इसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सीसोम। कैसे देखेंगे डायग्राम में? डायग्राम में ऐसे आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन फोल्ड हो जाती है, बनाती है क्रिस्टी। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या बनाते हैं? क्रिस्टी। उस पर लगा होता है बैडमिंटन रैकेट लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं? F1 पार्टिकल या फर्नांडिस पार्टिकल। ये F1 पार्टिकल ये एटीपी बनाएगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर 5 में होता है। कहाँ पर है? 5 नंबर में। वो सर कॉम्प्लेक्स अंदर की तरफ ही होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। हाँ, फिंगर लाइक जो बना है वो अंदर ही होता है। हाँ, अंदर होता है। डायग्राम में इधर मैट्रिक्स की साइड पे है ना, मैट्रिक्स उधर है ना, ये देखो मैट्रिक्स उधर है ना, तो मैट्रिक्स की डायरेक्शन में तो रहेगा ये। तो कॉम्प्लेक्स 5 क्या है? एटीपी सिंथेज एंजाइम है, ठीक है। अब देखिए कितना हो गया कॉम्प्लेक्स, एक बार नोट कर लीजिएगा, इसको नोट करना है सर। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये सब इलेक्ट्रॉन कैरियर है, इलेक्ट्रॉन को कैरी करेंगे। ये सीक्वेंस पूछ रहे हैं सर। सीक्वेंस और सुन लीजिए ध्यान से, क्वेश्चन ये आता है आपको साइटोक्रोम बी C1 C A3 क्वेश्चन आता है, इसकी सीक्वेंस बताइए। साइटोक्रोम की सीक्वेंस याद रखिए, B C1 C A3, B C1 C A3। देखिए B C1 C कहाँ गया? C तो मैंने लिखा नहीं, C मोबाइल है। अलग से बताएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर मोबाइल होते हैं जो किसी में शामिल नहीं है, समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए इनके पास बॉल है, इनको उठा करके उनको देना है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन कैरियर होंगे, पीछे एक इलेक्ट्रॉन कैरियर बैठे हैं, जो बीच में इनसे लेकर के उनको देगा, वो तो कहीं शामिल नहीं रहेगा ना, वो तो मोबाइल है ना, दोनों की में इंक्लूड होगा। इसलिए मोबाइल वालों को यहाँ नहीं लिखा जाता, वो किसी में शामिल नहीं है। अलग से उनको बोलते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या है? मोबाइल होती है एटीएस के, ठीक। यहाँ मैंने लिखा BC1, आप देख रहे हैं BC1, C मोबाइल छोड़ दिया है, A3 ये सीक्वेंस आती है। अगर एग्जाम में इसको C1 और A3 कर दिया तो गलत है, सीक्वेंस ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है, सीक्वेंस ध्यान रखना। अब इसके हाँ बताइए, हो गया ना नोट सर जी? हाँ, ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और सेकंड दोनों का मिला के जाकर यूवी क्यूनोन के पास होके तब थर्ड के पास जाता है ना। कॉम्प्लेक्स अभी मैं इलेक्ट्रॉन बता रहा हूँ कहाँ से कहाँ जाएगा। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन कौन सा होता है? मोबाइल में देखिएगा आप है यूबीक्विनोन, देखिएगा यूबीक्विनोन है, यूबीक्विनोन, ठीक है, 2 जगह। और दूसरा कौन सा है? साइटोक्रोम C। अगर लिखा है UQH2, ये क्या है? यूक्यू तो समझ में आता है, यूबीक्विनोन है। UQH2 क्या है? क्योंकि देखिए कहीं पर आपको अगर ऐसा लिखा UQ वापस कन्वर्ट हो रहा है UQH2 में, UQH2 वापस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? UQ में, समझ लेना। यूबीक्विनोल है, यूबीक्विनोल है, लिखा गया होगा यूबीक्विनोल है, और ये क्या है? यूबीक्विनोल। दोनों में अंतर क्या है? हाइड्रोजन का अंतर। कैसे होगा? ये हाइड्रोजन कैरियर भी है, इलेक्ट्रॉन कैरियर के साथ साथ क्या है? हाइड्रोजन कैरियर, दोनों है। जैसे अगर मान लीजिए, ध्यान सुनिएगा, एटीएस में होता क्या है? इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर क्या चीजें बंद है बताइए? NaDH2 से हमको क्या बनाना है? 3 ATP बनाना है, ठीक है। तो लेकर सुनिए, 3 ATP बनाना। ATP कैसे बनेगा? ये जब ऑक्सीडाइज होगा तब ATP बनेगा,
Na+ में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजन रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ठीक है, मकसद क्या है इसका, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इधर देखते रहिए, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ लास्ट तक लाना है, ये बीच में डिफरेंट कैरियर्स के थ्रू। ये इलेक्ट्रॉन ये टूटा, इलेक्ट्रॉन फ्री किया, इलेक्ट्रॉन फ्री इधर नहीं होता, यही होता, वो तो समझाने के लिए वहाँ बताया। फ्री हुआ यहाँ, अगले पर गया, अगले पर गया, ट्रांसफर हो रहा है। ठीक, हाइड्रोजन को भी फ्री किया इसने, किया ना, हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ जाता, देखिए एटम के थ्रू जाएगा, यहाँ पर चला गया हाइड्रोजन। ठीक, इलेक्ट्रॉन आगे भागा। अब जब इलेक्ट्रॉन आगे जाता है तो बीच में एक समस्या आती है कि कुछ कैरियर ऐसे होते हैं जो मोबाइल हैं। क्या होते हैं? मोबाइल। मोबाइल का मतलब जैसे देखिए यहाँ पर अगर मैं लिख रहा हूँ यूबिक्विनोन, क्या लिखते हैं? UQ, और अगर डायग्राम में इसमें बताते हैं UQH2 है। ठीक है, ये मोबाइल मतलब इस कैरियर से इलेक्ट्रॉन को ये लेगा और अगले को ये ट्रांसफर करेगा। क्योंकि डिस्टेंस इतनी ज़्यादा होती है, ठीक है, कि उसको एक हाइड्रोजन का सहारा लेना पड़ता है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कराने के लिए। ठीक, तो हाइड्रोजन वो कहाँ से खींचेगा? 2H+ इस मैट्रिक्स से खींचेगा। ठीक है, 2H+ इसने उठाया यहाँ से, इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो बताइए UQ+ 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाएगा? UQH2 बन जाएगा, नहीं बनेगा? कन्वर्ट हो जा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन इधर से ले लिया। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर डायरेक्ट अगले को नहीं कर सकता, इसलिए उसने हाइड्रोजन प्लस का सहारा लिया। हाइड्रोजन प्लस यहाँ से उठाया, कन्वर्ट हो गया UQH2 में, UQH2 में बदल गया ना। अब UQH2 में बदल गया, ठीक है, इसके पास दोनों। अब क्या होगा? UQH2 से वापस तो UQ बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि अगला इलेक्ट्रॉन तो फिर लेना है। ये UQH2 जब इसमें टूटेगा, UQ में कन्वर्ट होगा, तो ये तो हाइड्रोजन को फ्री कर देगा ना, 2H+ को फ्री करेगा, क्योंकि ये वापस इसमें कन्वर्ट होना है। तो UQH2 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? UQ में। ठीक, 2 हाइड्रोजन प्लस फ्री होगा, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आया? आगे बढ़ गया, जो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ इलेक्ट्रॉन आगे चला गया। मकसद पूरा हो गया, मकसद पूरा हो गया कि इसने इलेक्ट्रॉन को UQ ने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिसीव किया, हाइड्रोजन को यहाँ से रिसीव किया, UQH2 में कन्वर्ट हुआ, UQH2 वापस इसमें जब बदलेगा तो वो सारी चीजें जो पकड़ा हुआ था अपने अंदर, वो सबको छोड़ करके इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ा दिया। ठीक, तो 3 जगह पर आपको देखने को मिलेगा हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं। एक जगह तो क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन था ही, भेज दिया डायरेक्ट। अब हाइड्रोजन जहाँ एक जगह ट्रांसफर हो रहा होगा, उसमें एक जगह लास्ट में और है, क्योंकि 3 जगह हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, इसलिए एक NADH2 से 3 ही ATP बनती है। समझ रहे ना? जैसे प्रूफ होता है कि 1 NADH2 3 ATP कैसे बनाता है, क्योंकि प्रोटॉन ग्रेडियंट समझ ना, मैंने आपको फोटोसिंथेसिस वाले में बताया था ये चीज़, कि जब तक किसी मेम्ब्रेन का मतलब कोई झिल्ली, इसके इधर और इधर H+ की कंसंट्रेशन में डिफरेंस नहीं आएगा, तब तक ATP नहीं बनती है। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, इसने अपना हाइड्रोजन दिया इसको, एक जगह इधर से और हाइड्रोजन आया, एक जगह ग्रुप में देखेंगे इधर से और आ रहा हाइड्रोजन, 3 जगह पर हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ आ रहे हैं। अल्टीमेटली हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं ना, यहाँ क्या हो रहा है? कम हो रहा है, 2 जगह पर कम हो रहा है, एक तो इससे कम हो रहा है, 2 जगह और यहाँ घट रहे हैं। हाइड्रोजन यहाँ बढ़ जाएंगे इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, ठीक है, समझ रहे ना? हाइड्रोजन यहाँ बढ़, यहाँ कलेक्ट कर दीजिए, यहाँ क्या हो रहा है? H+ की कंसंट्रेशन यहाँ कम हो रही है, यहाँ बढ़ रही है, बराबर भी तो करना है। बॉडी जानते हैं इक्विलिब्रियम में होती है ना, डायनेमिक स्टेट में जो होता है पढ़ते हैं कि इक्विलिब्रियम, इसको बराबर भी तो करना है, यहाँ कम यहाँ ज़्यादा, तो वापस बराबर करने के लिए जितने H+ यहाँ बढ़े सब के सब उधर वापस भागेंगे। जैसे ही भागेंगे ATP बन जाएगी। कितनी ATP बनेगी? 3 बननी चाहिए, क्योंकि 3 जगह पर ये H+ की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई थी, इसीलिए 1 NADH2 से 3 ATP बनता है। अब जितने कॉम्प्लेक्स आपने पढ़े, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये आप समझिए कॉम्प्लेक्स 1 में इधर देख लीजिए, कॉम्प्लेक्स 1 में इतनी चीजें है। दूसरा कॉम्प्लेक्स कहीं यहाँ पर बना दिया, ये कौन सा था? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज,
तीसरा कॉम्प्लेक्स यहाँ बना दिया, चौथा यहाँ बना दिया, पांचवा कहाँ बनाएंगे, ये वाला पांचवा है, पांचवा ये एंजाइम वाला है, ठीक है। एंजाइम जो सबसे नीचे भी बनाया था वो पांचवा है। चारों कॉम्प्लेक्स में क्या क्या लगा होता है ये बता दिया। अब आता है कि क्वेश्चन की पांचवा कॉम्प्लेक्स ये है, तो सारे जितने कॉम्प्लेक्स है 1 2 3 4 ये पांचवें से जुड़े रहते हैं। फिफ्थ कॉम्प्लेक्स से सब लिंक है। कैसे लिंक है, दो H+ यहाँ आए, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से आए, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 काम नहीं करता, नोट कर लीजिएगा। जब NaDH2 ऑक्सीडाइज होता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 बाइकाट हो जाता है, वर्क नहीं करेगा, वो सीधे 3 पर जाएगा, ठीक है। वो सीधे 2 काम नहीं करेगा, 3 का इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 1 3 और 4 ये होगा NaDH2 के केस में। NaDH2 के केस में क्या होगा, 1 कॉम्प्लेक्स 3 4 और 5 के वर्क करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आया 3 जगह पर आया ना ये। इसके बाद जब ये देखिए ये 2H+ कहाँ जाएंगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 5 से बाहर निकलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर 5 के द्वारा होते हुए ये मैट्रिक्स में पहुंचते हैं। ये H+ यहाँ से जाएगा कॉम्प्लेक्स 5 से, इलेक्ट्रॉन अपना हाइड्रोजन उधर ले जाएगा, अगला जो है वो अपना हाइड्रोजन इधर से, मतलब सारे कॉम्प्लेक्स इससे लिंक हैं 5 नंबर से। क्यों, क्योंकि 5 नंबर कॉम्प्लेक्स में मैं ऊपर बना दे रहा हूँ डायग्राम, ऐसे होता है 5 नंबर का, ये देखिए इसमें बीच में एक आयन चैनल होता है, ठीक है। प्रोटीन है ना ये, F0 F1 पार्टिकल बोलते हैं इसको, आयन चैनल है। इस चैनल के थ्रू हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन जहाँ से यहाँ चला जाएगा। जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ बढ़े थे हाइड्रोजन, यहाँ कम थे, बराबर करेंगे, सारे हाइड्रोजन भाग करके कहाँ जाएंगे, 5 से होते हुए निकलेंगे वहाँ। जैसे ही निकलेंगे, जितनी बार निकलेंगे एग्जिट करेंगे, उतनी बार ये एक्टिवेट होगा, उतनी बार ये एक्टिवेट होगा। क्या बनाएगा, ये बनाएगा ADP को जोड़ेगा इसके साथ, फॉस्फेट के साथ, तो क्या बना देगा, ऑर्गेनिक फॉस्फेट। एक 2H+ निकला, ये एक्टिवेट हो जाएगा, अगला निकला फिर एक्टिवेट, तो 3 ATP हो जाती है। समझ में आया, प्रोटॉन ग्रेडियंट के थ्रू ATP रेडी होगा। एंजाइम कौन सा लगेगा, ATP सिंथेज एंजाइम, वही कॉम्प्लेक्स नंबर 5 बोलते हैं। तो 5 से सारे कॉम्प्लेक्स लिंक होते हैं। अब जब FADH2 की बारी आएगी तो FADH2 में याद रखिए कॉम्प्लेक्स नंबर 1 काम नहीं करता है, FADH2 को नोट कर लेना, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर 1 काम नहीं करेगा, 1 नहीं काम करेगा, वो सीधे अपना इलेक्ट्रॉन 2 को डोनेट करेगा। हाइड्रोजन किसको देगा, तो पर अपना एंट्री करेगा 2 नंबर कॉम्प्लेक्स पर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स इसमें आपको 2 3 4 और 5 काम करेगा। समझ में आया, कितने जगह 2H+ यहाँ से यहाँ भागेंगे, एक तो खुद का अपना हाइड्रोजन होगा इसके पास, वो तो देगा ही, साथ में एक जगह और ऐसा होगा कि 2H+ यहाँ से यहाँ जाएगा। टोटल 2 जगह 2H+ जाएंगे, वो दोनों जगह से यहाँ चले जाएंगे, तो ATP रेडी हो जाएगी, उसमें तो ATP रेडी। ये ध्यान रखना है। मोबाइल इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन देखिए, किसी के पास हो मैं बता दूँ, सुना है किसी के पास नहीं है तो हम उसकी लाइन में बता देंगे आपको। अब बुक में जो डायग्राम दिया है उसको देख करके आपको डरना नहीं है कि उसमें बड़ा भयंकर डायग्राम दिया, ऐसा कोई सवाल ही नहीं आएगा। बस आपको इतना बेसिक पता होना चाहिए। मैंने कई बार रिवाइज करा दिया है कि 5 कॉम्प्लेक्स हैं, 4 कॉम्प्लेक्स 5 में से लिंक होता है, 1 2 3 4 किससे लिंक है, 5th से लिंक है। ATP सिंथेज एंजाइम 5वां कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, ठीक है। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन कौन से होते हैं, मोबाइल देखिए, मोबाइल आपको जहाँ जहाँ डायग्राम में दिया होगा साइटोक्रोम C लिखा गया होगा और यूबिक्विनोन जहाँ जहाँ, वो सब क्या है, मोबाइल, ठीक है, मोबाइल। और कुछ नहीं समझ में आया बताइए। हम चलिए ये एंजाइम और अक्षर नहीं याद कर पाते हैं, हर जगह उसी से मिलता जुलता रहता है, लेकिन कहाँ पर डिहाइड्रोजिनेज रहेगा, कहाँ डिहाइड्रोजिनेज का मतलब अगर कोई भी सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वहाँ एंजाइम लगेगा डिहाइड्रोजिनेज। नाम तो लगता है लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो अच्छा, किसी सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता ना, हाइड्रोजन, तो डिहाइड्रोजिनेज का मतलब वो हाइड्रोजन को निकाल रहा है उस सबस्ट्रेट से। समझ में आया, तो देखिए अब तो खत्म हो गया।
हाँ ये खत्म हो गया, इसमें और नहीं कुछ ऐसा। सर पढ़ लीजिएगा जो नहीं। सर जी हाँ अब खत्म हो गया ग्लूकोज से, एक बार खाली दिखा दीजिए यहाँ तक कि एटीपी कैसे बना। ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस पीजीए, उसके बाद C3 साइकिल क्रेब साइकिल के बाद फिर ये हमको मिला NADH2 और FADH2 और फिर उससे मिला ATP। बता तो देंगे, बता देंगे पूरा प्रोसेस का टाइम वही लगेगा, नहीं अब फुल तो टाइम लगेगा। पढ़ा दिया गया है। हाँ। हो तो गया है। शॉर्ट फॉर्म में देखिए। हाँ, शॉर्ट। दो बार एक बार मैं बता चुका हूँ शॉर्ट फॉर्म। फिर देखिए ग्लूकोज से क्या बना था, पायरुवेट एसिड, ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस पूरा हो गया, ठीक है। ये पायरुवेट एसिड का मॉलिक्यूल क्या बनाता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्यों, वही सब प्रोसेस इसमें पायरुवेट एसिड का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक। साथ में डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। एसिटाइल कोएंजाइम में प्लस CO2 देखिए लिखा गया होगा। अब एसिटाइल कोएंजाइम में से क्या चलता है, क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल जब चलती है तो पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिट्रिक एसिड। क्या बनेगा, सिट्रिक एसिड। कैसे बनेगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड मिलेगा, इसके साथ एसिटाइल कोएंजाइम के साथ करेक्ट करेगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड क्या बनेगा, सिट्रिक। आगे बताइए अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ठीक है, फिर मैलिक एसिड और ऑक्जेलो एसिड, ठीक। 3 जगहों पर क्रेब साइकिल में NADH2 बनेगा। कितना NADH2 बनता है देखिए, एक जगह ग्लाइकोलाइसिस में NADH2 बनता है, कितनी जगह पर, NADH2 एक जगह बनेगा। क्योंकि 2 पायरुवेट एसिड बनते हैं, इसके 2 NADH2 काउंट किया है। कितने काउंट किए जाएंगे, 2। पायरुवेट एसिड से जब ये बनेगा तो कितना NADH2 बनेगा, 1 बनेगा, ठीक है। 2 पायरुवेट एसिड है तो 2 NADH2 टोटल देखते रहिएगा, कितने NADH2 बने, 2। इसमें क्रेब साइकिल में टोटल 3 जगह पर आप देखिएगा, 3 प्लेस पर NADH2 बनेगा। क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, इसलिए कितना टोटल हुआ, 6 NADH2। कितना हुआ, 6। FADH2 एक जगह बनता है, ठीक। तो 2 मॉलिक्यूल रहेगा इसका, 2 FADH2, सही है ना, ठीक, समझ में आया। और एक जगह GTP बनता है, क्योंकि 2 एसिटाइल कोएंजाइम में तो 2 GTP बन जाएगी। इसी को डालना टोटल NADH2 अब काउंट करते हैं, टोटल ATP कितना बना। तो देखिए ग्लाइकोलाइसिस में कितना NADH2 बना था, 2 3 6। एक NADH2 से कितना ATP, 3, 2 से 6, तो 6 ATP आपके ग्लाइकोलाइसिस में बन गए। किससे बने, NADH2 से। जब ATS चलेगा तब 2 ATP 4 ATP डायरेक्ट बनता है, 2 लॉस। 7वां नंबर का स्टेप और 10वां नंबर का जो स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस का, उसमें एक ATP बनेगा। क्योंकि 2 पायरुवेट एसिड बनता है, इसलिए 2 काउंट किया जाएगा, 4 टोटल ATP। तो 4 ATP डायरेक्ट बनते हैं, 4 जब डायरेक्ट बनता है उसको क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोला जाता है, डायरेक्ट उसी लेवल पर फॉस्फोराइलेशन होगा, ठीक। तो टोटल काउंटिंग कितनी आती है, 10 ATP की, किसमें, ग्लाइकोलाइसिस में। और इस प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, इसमें टोटल ATP 2 बना है एक बार में, टोटल 2, तो कितना हो गया, 6। टोटल 6 ATP, 6 ATP इसका जोड़ लिया, इसमें कितना है, तो इसमें आप बोलेंगे 6, ये है 18। तो 18 ATP इससे बन गया, इससे 4 बना, 4 22 हो गया, और 2 24। GTP वाला भी तो है ना, तो टोटल मैंने जोड़ दिया 24 ATP, ठीक है। 26, हाँ 24, टोटल 40 ATP बन गया। कितना ATP खर्च हो रहा था, ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP का रिडक्शन है, तो घटा देंगे, कितना बचा, 38। तो 38 में भी आप 2 माइनस और लास्ट में करेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो चलता है, ये सेल आपके पास में है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ग्लाइकोलाइसिस यहाँ चलती है सेल के साइटोप्लाज्म में। सर जी वहाँ तो 10 ATP, वहाँ 8 ATP रहना चाहिए, और इधर 6 2 8 24, सब सही है। वहाँ सब 10 2 की लास्ट नहीं होता है, आपको 2 माइनस लास्ट में किया है ना, लास्ट में 2 माइनस किया है, 2 माइनस वहाँ पर ये 40 बताओ इधर जोड़िए सर जी, 6 2 8 8 3 24 और 24 2 26। सब सही है। ये 2 माइनस तुम यहीं से कर रहे हो ना, यही भी कर सकते हो, तो फिर ये माइनस मत करिएगा इसको,
एक बार माइनस होगा। ये यहाँ पर गलती है सर जी, कौन सा इधर वाला? इधर जो 6 NaDH2 इधर और 2 F2 ये सही है ना? तो 6 3 18 और 2 दूना 4 22 हो गया, 24 हो 24 गया, सही है ना? जी सर। एकदम और वहाँ पर 10 बनना है तो वहाँ पर 8 बनना 8 नहीं 10 बनता है और 2 खर्च हो जाते हैं, 8 का नेट गेन दिखाते हैं, फायदा 8 का होता है। वही तो हम भी कह रहे हैं सर तो जी, मैं 10 बन अरे तो मैंने डायरेक्ट बनने वाला दिखाया है ना, पहले बनने वाला काउंट कर लीजिए, 2 खर्च हो रहा है उसको लास्ट में घटाएंगे, आगे टोटल में हाँ नेट। हम वही कह रहे हैं, वो घटता तो माइनस क्यों होता है? क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ चलती है? सेल के साइटोप्लाज्म में पायरुविक एसिड यहाँ बना था। अब जब ये पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है तो ये प्रोसेस कहाँ चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। पायरुविक एसिड को सेल के साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर करने के लिए 2 ATP खर्च हो जाता है, समझ रहे ना? क्योंकि पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में ये वाली रिएक्शन कहाँ चल रही है? मैट्रिक्स में। उसके लिए इसको यहाँ मैट्रिक्स में इंटर होना पड़ेगा और इंटर होने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा, उसमें 2 ATP खर्च हो जाता है। तो इसलिए 2 और माइनस करते हैं तो 36 का नेट गेन आता है। समझ में आया? जी सर। और अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल है तो माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं है वहाँ पर, तो ऐसा कोई ट्रांसफर की नीड नहीं है, तो वहाँ 38 लिखा। आगे जो टॉपिक दिया है कौन सा है? एम्फिबोलिक पाथवे, और लिखा होगा रेस्पिरेशन इज द एम्फिबोलिक पाथवे। रेस्पिरेशन क्या है? एम्फिबोलिक पाथवे, और शॉर्ट फॉर्म में समझ लेते हैं एम्फिबोलिक पाथवे। अभी सर वो बैलेंस शीट आप जो है बस बुक में से पढ़ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा तो क्लियर कर समझ में आ जाएगा। ज़्यादा तो उसको लिखेंगे नहीं, ज़्यादा लिखेंगे तो फिर टाइम वेस्ट होता है। इस चीज़ को समझिए, रेस्पिरेशन क्या है? फोटोसिंथेसिस क्या है? बताइए, फोटोसिंथेसिस क्या है? एनाबॉलिक की कैटाबॉलिक? साइलेंट हो गए सब। ब्रेकडाउन एनाबॉलिक है, यस। और जहाँ कोई बड़ी चीज़ बनती है वो एनाबॉलिक है, वहाँ ग्लूकोज बनता है, यहाँ ग्लूकोज टूटता है, ये कैटाबॉलिक है। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो ये एम्फिबॉलिक है, इसमें कैटाबॉलिज्म भी होती है और एनाबॉलिज्म दोनों होती है। पहले क्या मानते थे? रेस्पिरेशन कैटाबॉलिज्म, लेकिन बाद में देखा गया कि रेस्पिरेशन में कुछ चीज़ें बनती भी हैं, ठीक है, सिंथेसिस भी होती है। सब कुछ ऐसा नहीं होता कि टूटता ही रहता है। ग्लूकोज टूट करके लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाएगा ना, ठीक है, लास्ट में क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। क्योंकि आपने कार्बन डाइऑक्साइड देखा हो, क्रैब साइकिल में कई जगहों पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। वाटर कैसे बनेगा? कोई बताएगा? वाटर तो अभी तक बना नहीं है। वाटर कैसे बनेगा? एक चीज छूट गया, ATS में फाइनल पूछा जाता है, ATS में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन को कौन पकड़ता है ATS में? बताइए। ऑक्सीजन जो हम लोग सांस लेते हैं ना, वो सांस कहाँ जाती है? यहाँ आती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ATP तब बनती है। सांस लेते हैं एनर्जी बनाने के लिए, ठीक है, जिंदा रहने के लिए। एनर्जी ऐसे बनती है, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल जो सांस ली जा रही है उसमें हाफ O2 देखिए, आप कंप्लीट O2 भी लिख सकते हैं, लेकिन हाफ O2 समझते हैं हम लोग। आधा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए? इधर से टहलते हुए आए 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस 2H प्लस मिल करके क्या कहाँ से आए? मैट्रिक्स उठा लिए गए, ठीक है, बना देंगे H2O बन जाएगा। एक मॉलिक्यूल वाटर का बनता है। अगर आप कहते हैं पानी नहीं पिएंगे तब भी यूरिन कैसे बनता है? ऐसे ही बनता है। कहाँ से आपकी बॉडी में वाटर आ रहा है? वाटर बनता है बॉडी में ना। अगर वाटर बाहर से नहीं पीते हैं कुछ समय, बॉडी में वाटर आपके अल्टीमेटली ये मेटाबॉलिक वाटर है, मेटाबॉलिज्म के द्वारा बना, रेस्पिरेशन में बना। जो ऑक्सीजन हम लोग कंज्यूम करते हैं उसका आधा मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए, हाइड्रोजन स्टोमा से, मैट्रिक्स लिए गए, सब मिल करके वाटर बना दिया, ठीक। तो जो रिएक्शन लिखते हैं ना, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ATP, ये तो होती है। कार्बन डाइऑक्साइड बन चुका था, वाटर यहाँ दिखा दिया गया, ATP यहाँ बन ही गई है लास्ट में जाकर के। और सर जी रनिंग के दौरान कुछ होता है? रनिंग के दौरान वो क्या चीज़ है? वो एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एम्फिबोलिक पाथवे इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ कैटाबॉलिज्म भी होती है और साथ में एनाबॉलिज्म भी होती है, दोनों चीजें। कैसे समझ लीजिए, देखिए एक डायग्राम में दिया हुआ है, ग्लूकोज से क्या बनेगा? लास्ट में जाकर के आप बोलते हैं बनता है
ग्लूकोज से याद नहीं का ये PGAL और DHAP, मैं इधर लिख दे रहा हूँ DHAP और PGAL, सबको पता है रिएक्शन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और फॉस्फोग्लिसराइड की रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। आगे इसी से पायरुविक एसिड बन जाता है, इससे भी क्या बन सकता है, पायरुविक एसिड, इसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं पायरुविक एसिड के। अगर ये इसमें कन्वर्ट हो गया, चाहे ये इसमें कन्वर्ट हो जाए, 2 मॉलिक्यूल बन जाए। पांचवा स्टेप। अब ग्लूकोज से क्या एक चीज जानते हैं कि ग्लूकोज से ही क्या रेस्पिरेशन चलता है? नहीं सर, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मोस्ट कॉमन कौन सा है? ग्लूकोज। जनरली मोस्ट कॉमन ग्लूकोज। अदर सबस्ट्रेट भी रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। कौन से? प्रोटीन से भी रेस्पिरेशन हो जाता है और फैट से भी होता है। फैट मींस लिपिड, ये भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, ठीक है, लिपिड हो गया। लेकिन जनरली ग्लूकोज से, कार्बोहाइड्रेट नहीं सर। ये प्रोटीन और फैट ये अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो कैसे इन्वॉल्व होते हैं? देखिए, अगर फैट से रेस्पिरेशन हो रहा है तो फैट टूटेगा, जानते हैं, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल टूटेगा ना। ये ग्लिसरॉल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? DHAP। ये हम लोग क्या समझ रहे हैं, फैट कैसे रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। फैटी एसिड से क्या बन जाएगा? तो DHAP से लास्ट में क्या बनता है? पायरुविक एसिड। तो पायरुविक एसिड से क्या बनता है? एसिटाइलकोएंजाइम ये बनता है और उससे क्या चल जाता है, जाकर के क्रेब्स साइकिल चलती है। फैटी एसिड से डायरेक्ट क्या बन सकता है? एसिटाइलकोएंजाइम में डायरेक्ट बन सकता है और एसिटाइलकोएंजाइम में से वापस क्या बन सकता है? फैटी एसिड। तो बताइए, वो फैटी एसिड बन गया ना, तो आखिर कोई एसिड, ये तो रेस्पिरेशन में ग्लूकोज टूट रहा है, अभी आपने बनते हुए नहीं देखा। रेस्पिरेशन में ग्लूकोज अल्टीमेटली टूट करके छोटा होता जा रहा है, अभी कोई चीज बनेगा। प्रोटीन्स की जब बारी आती है तो प्रोटीन रेस्पिरेशन कैसे करता है? प्रोटीन ब्रेक डाउन करती हैं, ठीक है, ब्रेक डाउन करेगा तो क्या बनेगा? पायरुविक एसिड बनेगा। एसिटाइलकोएंजाइम भी बन सकता है, ये वाला नहीं लगाया गया है, ये बनाया गया है, पायरुविक एसिड को लगाया गया है, एसिटाइलकोएंजाइम भी बन जाता है, ठीक है। तो ग्लूकोज से ऐसे रेस्पिरेशन होता है और फैट और प्रोटीन अगर है तो वो ऐसे, मतलब रेस्पिरेशन के इंटरमीडिएट स्टेप इनसे बनाए जा सकते हैं, फैट से और प्रोटीन से। आखिर इंटरमीडिएट स्टेप ही तो है, बीच का स्टेप क्या है? इंटरमीडिएट, ठीक। आगे देखिए, यहाँ पर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड आपने देखा होगा बना है, ठीक है। इधर क्या बना था? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। इधर क्या बना है? मैलिक एसिड। इधर क्या है? वो सब पढ़ लिए हैं, ठीक है। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से प्रोटीन बनाई जा सकती है। क्या बन सकता है इससे? देखिए, अगर आपने ये कैटाबोलिज्म देखा, एनाबोलिज्म देखिए। एनाबोलिज्म का मतलब कोई चीज बनती कैसे, यहाँ पर कोई चीज, बड़ा कंपाउंड कैसे बनेगा एक छोटे कंपाउंड से। अगर बड़ा कंपाउंड छोटे से बन रहा है उसको क्या बोलेंगे? एनाबोलिज्म। ये एक छोटा कंपाउंड है। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड किसका इंटरमीडिएट? ये इंटरमीडिएट है क्रेब्स साइकिल का अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। इससे प्रोटीन बन जाती है डायरेक्ट। कैसे बनती हैं? मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर का लास्ट वाला पेज देखिएगा, लास्ट पेज, ठीक। अब तो नहीं सिलेबस में ना, लास्ट में आप देखेंगे तो वहाँ ये बताया जाता है कि बॉडी में हमारे अमीनो एसिड कैसे, बॉडी में अमीनो एसिड बनता कैसे है प्लांट से। प्लांट अमीनो एसिड को कैसे बनाते हैं? तो जानते हैं अमीनो एसिड बनाने के लिए क्या चाहिए? आप कहेंगे अमीनो एसिड पर। प्रोटीन कैसे बनती है? तो प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए? अमीनो एसिड। पहला अमीनो एसिड प्लांट कैसे बनाता है? कोई प्लांट अमीनो एसिड बनाता कैसे? तो बनाने के लिए ग्लूकोज से बनाता है, याद रखिए। किस बनता? सबसे पहला अमीनो एसिड अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से बनेगा। कैसे बनेगा? तो वहाँ जब आप पढ़ेंगे समझ में आएगा कि प्लांट जो नाइट्रोजन साइकिल, सबको पता है ना, नाइट्रोजन साइकिल में इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन को यूज़ किया जाता है, अमोनिया वगैरह बनती है, NH3 फ्री होती है ना वहाँ पर। तो अमोनिया जो बन रही है, अमोनिया नाइट्रोजन साइकिल में क्या बना? NH4+ बना ना। नाइट्रोजन साइकिल को पढ़ेंगे वहाँ पर आप दिखाई देगा कि अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, चाइनीज प्रोसेस हो रहा है। ये अमोनिया किसके साथ रिएक्ट करता है? अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, और पहला अमीनो एसिड रेडी कर देता है। बस जब एक बार पहला अमीनो एसिड बन जाता है तो इसके द्वारा अगले अमीनो एसिड भी रेडी होते रहते हैं, ठीक
ठीक है, पहला अमीनो एसिड कौन सा बनता है? ग्लूटामिक एसिड। पढ़िएगा, लिखा है ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, उसके बाद उससे चेंज हो करके नए नए अमीनो एसिड रेडी होते रहते हैं। वो दूसरा स्टेप, दो रिएक्शन दिखाई गई उस चैप्टर के लास्ट पेज पर, दो रिएक्शन बताई गई। उसमें बताया गया पहला अमीनो एसिड कैसे बनता है, इससे बनेगा, कैसे बनेगा? अमोनिया से रिएक्ट करके, फिर इसी से अगला। तो इससे आगे कोई चीज बनी ना, अमीनो एसिड जब बन जाएगा तो प्रोटीन तो जानते रेडी हो जाएगा ना, बन गया ना। इसी तरीके से जेनोएसिटिक एसिड है, इससे भी क्या बन सकते हैं? अमीनो एसिड। मैलिक एसिड से भी क्या बन जाता है? अमीनो एसिड से क्या बन गया? प्रोटीन बन गया ना। एक छोटे से कंपाउंड से बड़ा बन गया एनाबॉलिज्म, बन गया ना। ये भी क्या है? एनाबॉलिज्म। एसिटाइल बन जाएगा, सल्फाइक एसिड बन जाएगा, इससे क्या बन जाएगा? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल से ये बन सकता है, इससे वापस ग्लिसरॉल, दोनों मिल करके फैट रेडी कर देंगे। तो ग्लूकोज से क्या बन जाएगा? ग्लूकोज के जो ग्लाइकोलाइसिस के जो रेस्पिरेशन के इंटरमीडिएट हैं, इन्होंने क्या बना दिया? फैट रेडी कर दिया। ठीक है, तो और कुछ नहीं है इसमें, जो डायग्राम के रूप में दिया था एंटीबॉलिक पाथवे का मतलब यही होता है। पढ़ लीजिएगा। और इस पार्ट में क्वेश्चन बता देता सर आ गए, तीन ऑप्शन है सर आ गए हैं लास्ट। हाँ, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन में बस 5 मिनट लगेगा बताने में। वॉल्यूम, हाँ बताइए। नहीं, सर आ गए हैं, टाइम हो रहा है, हो रहा है। देखिए रेस्पिरेटरी क्वेश्चन में 2 मिनट देख लीजिए, कुछ नहीं है। वॉल्यूम ऑफ द CO2 इवॉल्व, रेस्पिरेशन में होता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और ऑक्सीजन को कंज्यूम किया जाता है, यही तो रेस्पिरेशन है ना। इसी को बोलते हैं कितना कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ, ये है RQ, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। अगर ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है, क्या ऑक्सीडाइज होता है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के साथ आप कितना ऑक्सीजन लिखते हैं? 6O2। रिएक्शन में लिखा जाता है ग्लूकोज प्लस 6O2। कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनता है? 6CO2 बनता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कितने मॉलिक्यूल? 6, ऑक्सीजन कितने? 6, तो घटेगा 1। तो अगर ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो रहा है तो RQ की वैल्यू 1 आ। प्रोटीन है, फैट है, ऑर्गेनिक एसिड हैं, ये ऑक्सीडाइज होते हैं तो RQ की वैल्यू अलग। अगर प्रोटीन ऑक्सीडाइज हो रहा है तो RQ की वैल्यू लेस देन 1 होती है, 1 से कम। अब बताइए वैल्यू 1 से कम कब जाएगी? जब नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा रहेगी, ऊपर वाली कम, लेस देन 1 आएगा। इसका मतलब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ज़्यादा खर्च होगा। अगर प्रोटीन ऑक्सीडाइज होती हैं उस केस में बॉडी को ऑक्सीजन ज़्यादा लेना पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल कम बनेंगे। ये वैल्यू ज़्यादा, ये कम। आप रिएक्शन देखिए, लिखा क्या होगा? प्रोटीन का, नहीं लिखा रिएक्शन में, 3 रिएक्शन नहीं, उसमें फैट का लिखा है, इसमें फैट का लिखा है, लेकिन हम प्रोटीन का आपको बता रहे हैं। जो लाइन लिखी गई ना, लेस देन 1 आएगा। हाँ, 0.9 वैल्यू कब आएगी? जब नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा रहेगी, ऊपर वाली कम। ऑक्सीजन कंजम्पशन ज़्यादा रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम रिलीज होगा। फैट के लिए एक से ज़्यादा वैल्यू, हाँ 0.7, सॉरी फैट के लिए 0.7, फैट और प्रोटीन के लिए 1 से कम रहती है। ठीक है, अगर फैट ऑक्सीडाइज होता है तो आप डायग्राम में यहीं से देख लीजिए कितना 145 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं और कितना फैट बन रहा, कितना बन रहा कार्बन डाइऑक्साइड 102। ऑक्सीजन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम। ठीक है, नीचे वैल्यू ज़्यादा, ऊपर कम, लेस देन 1। फैट और प्रोटीन के लिए 1 से कम, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट के लिए 1, ऑर्गेनिक एसिड के लिए 1 से ज़्यादा है। ऑर्गेनिक एसिड के लिए 1 से ज़्यादा वैल्यू। ठीक है, तो अगली बार नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कोई समस्या हो चैप्टर बताइएगा, सोचा रहेगा।